Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is HIV Act. तो हम जानेंगे HIV एक्ट के बारे में. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has directed the central and state government to ensure the effective implementation of human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome Prevention and Control Act 2017, also known as HIV Act. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ये इंश्योर करे कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 का, जिसको कि हम HIV एक्ट के नाम पे भी जानते हैं. कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है सारे कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को और क्वासी जुडिशियल बॉडी को कि वो प्रायोरिटाइज करे केसेस को जो कि रिलेटेड है HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, ताकि अर्ली डिस्पोजल हो. और ये मैंडेट किया गया है सेक्शन 34 क्लॉज 2 में HIV एक्ट का, और मेंटेन किया जाए एनोनिमिटी को HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का. इट emphasizes the protection of property of children, their parents or guardian affected by HIV/AIDS and the care and support of children infected with HIV or AIDS. इसमें फोकस किया गया है प्रोटेक्शन को लेके, जो प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का और गार्जियन का जो कि अफेक्टेड है HIV/AIDS से, और केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही गई है चिल्ड्रन को जो कि इन्फेक्टेड है HIV या AIDS से. HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है एक वायरस है जो कि अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम पे. इसके कारण जो है एच एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है जिसको कि ट्रीट नहीं किया जा सकता. करेंटली अभी कोई भी इसका इफेक्टिव क्योर नहीं है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद HIV को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है. HIV जो है वो स्प्रेड करता है कॉन्टैक्ट के माध्यम से, जैसे कि बॉडीली फ्लूइड हो गया पर्सन का जो कि इन्फेक्टेड है HIV से, तो उसके माध्यम से फैलता है. HIV attack the white blood cell called CD4 cell. This make a person more vulnerable to other infection and disease. As the immune system weaken, the person is at the risk of getting life-threatening infection and cancer. और HIV अटैक करता है जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसको कि हम CD4 सेल कहते हैं. ये जो है पर्सन को और ज्यादा वल्नरेबल बना देता है दूसरे इन्फेक्शन और डिजीज के लिए, जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. इस कारण पर्सन जो है वो रिस्क पे होता है कि उसका जो लाइफ है तो और भी दूसरे सारे थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और कैंसर उसको हो सकता है, इसका थ्रेट बना रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पता पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA. इसके बारे में हम जानेंगे. Pension Fund Regulatory and Development Authority has requested the government to increase the guaranteed pension amount under Atal Pension Yojana due to concern that the current amount may not be attractive enough for potential subscriber. जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि इंक्रीज किया जाए जो गारंटीड पेंशन अमाउंट है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, क्योंकि उनका मानना है कि जो करंट अमाउंट है वो अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं है कि ये इनफ पोटेंशियल सब्सक्राइबर को अपनी ओर अट्रैक्ट करे. अटल पेंशन योजना. Atal Pension Yojana is a contributory scheme aimed at establishing a universal social security system for worker in the unorganized sector. जो अटल पेंशन योजना है ये आपका कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसका मकसद है इस्टेब्लिश करना यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके लिए. अभी क्या है, करेंटली सब्सक्राइबर जिनका एज 18 से 40 ईयर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, रिसीव करेंगे एक फिक्स पेंशन अमाउंट को जो कि 1000 से 5000 के बीच में होगा जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे. उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में भी हम जान ले. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट इंडियाज पेंशन सेक्टर. जो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करता है भारत के पेंशन सेक्टर को. इसको स्टैब्लिश किया गया था 2013 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन अमोनिया. PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे हम ग्रीन अमोनिया के बारे में. Recently, the VO Chidambaram Port Authority in Tamil Nadu, India, successfully received and handled green ammonia container from Egypt. अभी हाल ही में जो आपका VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है तमिलनाडु भारत के, उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव किया और हैंडल किया है ग्रीन अमोनिया के कंटेनर को जो कि इजिप्ट से आया था. ग्रीन अमोनिया इज अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस. जो ग्रीन अमोनिया है ये आपका अमोनिया है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है उपयोग करके रिन्यूएबल एनर्जी का और हाइड्रोजन का वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से. ये ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री बनाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलग अलग टाइप का अमोनिया है, जैसे कि ब्लू अमोनिया, ब्राउन अमोनिया, ग्रीन अमोनिया. तो ब्लू अमोनिया जो कि आपका बनता है फॉसिल फ्यूल से जिसमें कार्बन कैप्चर होता है, इसका लो कार्बन क्रेडिट होता है. अगर ब्राउन अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये भी बनता है फॉसिल फ्यूल से, लेकिन इसका कार्बन क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है.
ग्रीन अमोनिया जो होता है ये आपका सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से तैयार होता है और इसका कार्बन क्रेडिट जो है वो 0 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोनोकार्पस ट्री। तो हम जानेंगे कोनोकार्पस ट्री के बारे में। State government of Gujarat in India has imposed a ban on the plantation of Concarpus tree in both forest and non-forest area due to their adverse impact on the environment and human health। तो किस स्टेट ने ये डिसीजन लिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की भारत में, उन्होंने बैन लगा दिया है प्लांटेशन को लेके कॉनकार्पस ट्री के ऊपर, दोनों ही फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया में। इसके एडवर्स इम्पैक्ट को देखते हुए इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। The decision to ban Concarpus comes after research report highlighted its adverse effect, including spreading pollen that can lead to disease like cold, cough, asthma and allergy। जो डिसीजन लिया गया कि बैन करने का कॉनकार्पस को, ये आया जब रिसर्च का रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि जो इसका है कॉनकार्पस ट्री का एडवर्स इफेक्ट, इसमें जो स्प्रेडिंग पोलन है इसके कारण डिजीज जैसे कि कोल्ड, कफ, अस्थमा, एलर्जी हो सकती है। कॉनकार्पस ट्री जो है उसका डीप रूट होता है और ये डैमेज करता है टेलीकम्युनिकेशन लाइन को, ड्रेनेज सिस्टम को और फ्रेश वाटर सिस्टम को भी। Concarpus erectus, commonly called buttonwood or button mangrove, is a mangrove shrub that grow on shoreline in tropical and subtropical region around the world। और जो आपका कॉनकार्पस इरेक्टस है, जिसको कि हम कॉमनली बटनवुड या बटन मैंग्रोव भी कहते हैं, ये आपका एक मैंग्रोव श्रब है जो कि ग्रो करता है शोरलाइन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पूरे विश्व के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्री को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुंदरबन। तो हम जानेंगे सुंदरबन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इंडिया एंड बांग्लादेश have signed an agreement to address climate related loss and damage in the Sundarban, a UNESCO World Heritage Site shared between the two countries। भारत और बांग्लादेश ने साइन किया एक एग्रीमेंट को कि वो एड्रेस करेंगे क्लाइमेट रिलेटेड लॉस और डैमेजेस को सुंदरबन के लिए, जो कि आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको शेयर किया जा रहा है दोनों कंट्री के द्वारा। तो किस कंट्री के द्वारा शेयर किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट, इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेंसस है वो हुआ है ज्वाइंट स्टेक होल्डर इनिशिएटिव के माध्यम से, ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस को सुंदरबन के क्लाइमेट चैलेंज को लेकर ग्लोबल स्टेज पे। Despite contributing minimally to carbon emission, the Sundarban faced significant climate impact including cyclone, sea level rise and forced migration। जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बहुत ही कम है कार्बन एमिशन में। सुंदरबन को उसके बावजूद भी सामना करना पड़ रहा है क्लाइमेट इम्पैक्ट का, जैसे कि साइक्लोन हो गया, सी लेवल राइज हो गया, फोर्स माइग्रेशन हो गया। Sundarban is a mangrove area in the delta formed by the confluence of Ganga, Brahmaputra and Meghna river in the Bay of Bengal। तो कौन कौन के रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुंदरबन आपका एक मैंग्रोव एरिया है जो कि डेल्टा तैयार करता है, कॉन्फ्लुएंस है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के बे ऑफ बंगाल के पास। फीचर्स क्या है इसका? सुंदरबन इन इंडिया इज इट लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो सुंदरबन है भारत का वो इसका लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है बांग्लादेश का वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। इट कंटेन सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये कंटेन करता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को। इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर। और ये इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है विश्व का जिसको कि इनहेबिट किया गया है टाइगर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रायो फॉर गुड पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च क्रायो फॉर गुड एट ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल्स एम्स एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज। तो जो यूनियन मिनिस्टर है श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है क्रायो CRIIO फॉर गुड्स को, जो कि एक सेट है ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग मॉड्यूल्स का, जिसका मकसद है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को दोनों ही गर्ल्स एंड बॉयज के लिए। क्रायो फॉर गुड्स है क्या? It is an online initiative launched to promote gender equality among girls and boys through a series of 8 cricket-based animation film। This film teaches young boys and girls essential life skill while encouraging their participation in sports। ये आपका एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके जेंडर इक्वालिटी को गर्ल्स और बॉयज के बीच में। जो सीरीज है आपका 8 क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म के ऊपर। ये जो फिल्म है ये टीच करता है यंग बॉयज एंड गर्ल्स को इसेंशियल लाइफ स्किल को और साथ साथ इंकरेज करता है उनके पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स के लिए। दिस इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। और ये जो इनिशिएटिव है इसको कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद पे। थीम ऑफ द प्रोग्राम, क्या थीम था इस प्रोग्राम का? लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, टीम वर्किंग।
जो गोल सेटिंग है, लर्निंग फन एंड रिलेटेबल फॉर यंग ऑडियंस, ये इसको बूस्ट कर रहा है। प्रोग्राम जो है वो आपका अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर ही। इसका फोकस है जेंडर पैरिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटो लैंग्वेज। तो हम जानेंगे टोटो लैंग्वेज के बारे में। A dictionary title Toto Shabdbhat Sangrah is said to be released within the aims of preserving the Toto language, which is spoken by more 1600 people in part of West Bengal bordering Bhutan। जो एक डिक्शनरी है जिसका टाइटल है टोटो शब्द संग्रह, ये आपका रिलीज किया जा रहा है। इसका मकसद है प्रिजर्व करना टोटो लैंग्वेज को, जिसको कि बोला जाता है सिर्फ 1600 पीपल के द्वारा, जो पास से आपका वेस्ट बंगाल एरिया का, जो कि बॉर्डर करता है भूटान में, उसी के पास के लोकल पीपल के द्वारा बोला जाता है। टोटो लैंग्वेज है क्या? टोटो लैंग्वेज आज साइनो टाइबेटन लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन ओरली एंड करेंटली रिटन इन द बंगाली स्क्रिप्ट। जो टोटो लैंग्वेज है ये आपका साइनो टिबेटन लैंग्वेज है। ये मेनली स्पोक किया जाता है ओरली और करेंटली लिखा जाता है बंगाली स्क्रिप्ट में। While a script for Toto was developed in 2015 by Dhaniram Toto, a prominent community member, most Toto speakers still use the Bengali script or write in Bengali। ये एक स्क्रिप्ट है टोटो के लिए, इसको डेवलप किया गया था 2015 में धनीराम टोटो के द्वारा, जो कि एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर थे। लेकिन अभी भी ज्यादातर टोटो स्पीकर जो है वो उपयोग कर रहे हैं बंगाली स्क्रिप्ट का ही और लिख रहे हैं बंगाली में ही। The trilingual dictionary will translate Toto words into Bengali and English, making it accessible to a wider audience, as the Toto script is still in its early stage of development and the tribe is more familiar with the Bengali script। और ये जो ट्राई लैंग्वेज डिक्शनरी है ये ट्रांसलेट करेगा टोटो वर्ड्स को बंगाली और इंग्लिश में, जो कि इसको एक्सेसिबल बना देगा वाइडर ऑडियंस के लिए। और टोटो स्क्रिप्ट जो है ये अभी भी इसके अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट का, और जो ट्राइब है वो ज्यादा फेमिलियर है बंगाली स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटांगनी हजरा। तो हम जानेंगे मटांगनी हजरा के बारे में। मटांगनी हजरा, एन अफेक्शनेट नोन एज गांधी बुरी, वाज ए डेडिकेटेड गांधीयन एंड अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो आपका मटांगनी हजरा है ये एक अफेक्शनेटली, जिनको हम जानते थे गांधी बुरी के नाम पे, वो एक डेडिकेटेड गांधीयन और प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। She met a tragic and during the Quit India movement in Tamluk, Bengal, when she led a protest march against British rule. Her death turned her into a martyr and marked one of the early casualty of the Quit India movement। और उनको एक ट्रेजिक एंड हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान तामलुक बंगाल में प्रोटेस्ट के दौरान मार्च में ब्रिटिश रूल के खिलाफ उनकी मृत्यु हुई थी। और उनका जो डेथ था उसने उनको मातियार का दर्जा दिलाया था, और ये जो था आपका एक अर्ली कैजुअलिटी था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। मटांगनी हजरा के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स जान ले। मटांगनी हजरा was deeply influenced by Mahatma Gandhi message and charisma, leading her to join the freedom struggle with great enthusiasm। तो मटांगनी हजरा थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी महात्मा गांधी के मैसेज और करिश्मा से, जिसके कारण उन्होंने ज्वाइन किया था फ्रीडम स्ट्रगल को अपने इंथुइज्म के साथ। One noteworthy incident from her life involved a daring protest march in 1933 when he confronted British authority in front of Governor Palace, holding the freedom movement flag high and demanding go back lad sahib। एक जो नोटवर्सी इंसिडेंट था उनके लाइफ का, जो कि इन्वॉल्व कर रहा था एक डेयरिंग प्रोटेस्ट को मार्च में 1933 के समय पे, जब उन्होंने सामना किया था ब्रिटिश अथॉरिटी का सामने गवर्नर प्लेस के। उन्होंने होल्ड किया था फ्रीडम मूवमेंट को, फ्लैग को हाई रखा था और डिमांड कर रहे थे गो बैक लाट साहिब कहके। Hajra involvement in the freedom struggle intensified during Quit India movement of 1942। At the age of 23, she led a procession of around 6,000 protesters, primarily women। और जो हाजरा का इन्वॉल्वमेंट था फ्रीडम स्ट्रगल पे वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 के समय पे। जो 73 इयर्स की एज में उन्होंने लेड किया था प्रोसेशन को 6,000 प्रोटेस्टर के साथ मिलकर, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। She was shot 3 times by British police while holding the Indian flag high। और उनको 3 बार गोली मारी गई थी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जब उन्होंने होल्ड किया था इंडियन फ्लैग को हाई। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।